हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और जो मैं आज आपको टॉपिक डिस्कस करने आई हूँ, वेरियस रिट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार और विभिन्न लेख। आप कॉन्स्टिट्यूशन के कई वीडियो सुन चुके हैं, बहुत पसंद किए हैं, और इस वीडियो को भी आप अंत तक पूरा सुनिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको रोज़ नई लीगल अपडेट्स मिलती रहें। तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आपने नाम देख लिया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो शुरुआत कर रहे हैं। द फंडामेंटल रूल ऑफ लॉ इज़ दैट where there is right, there must be a remedy in case of its violation, because if a right is imposed on any other person, but in case of breach of this right, the machinery to enforce this right is not available, the right will be useless. Fundamental rights are granted to person against the state. If state encroaches these rights, the Constitution of India provides a machinery to enforce these rights. The Supreme Court under Article 32 of Indian Constitution and the High Court under Article 226 of Indian Constitution can issue writ to enforce these rights. तो चलिए, बहुत अच्छे सिंपल सा एक मीनिंग आपको मैं बता दूं कि ये क्या कहना चल रहा है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की विधि का एक मूलभूत नियम है कि यदि किसी पर्सन को कोई राइट प्राप्त होता है और उसका ट्रेसपास किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तो जो फर्स्ट पर्सन है जिसके राइट का कह सकते हैं ट्रेसपास किया गया था, तो वो क्या कर सकता है, अपने राइट के इन्फोर्समेंट के लिए लीगल रेमेडी प्राप्त कर सकता है। इस राइट के इन्फोर्समेंट के लिए कोई लीगल रेमेडी किसी व्यक्ति विशेष को प्रदान नहीं किया जाए तो क्या होगा, जो राइट्स मिलते हैं उनका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रहेगी। तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, और यदि राज्य इन अधिकारों पर ट्रेसपास करे तो इन अधिकारों के इन्फोर्समेंट हेतु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल रेमेडीज़ को बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 इन राइट के इन्फोर्समेंट हेतु हम रिट जारी करने की शक्ति रखता है। तो आगे मैं आपको बता दूँ, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आपने देखा, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इश्यूज रिट्स आर नॉट circumscribable by any territorial limitation. They extend over every authority within India and also authorities functioning outside India under the control of Government of India. On the other hand, the High Court have jurisdiction throughout the territories in relation which they have jurisdiction to issue writs to any person or authority within those territories only. The power of High Court to issue writs is wider than that of Supreme Court. The Supreme Court can issue writs only for the enforcement of the fundamental rights, whereas the High Court can issue writs for any other purpose also. तो अभी मैंने आपको बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है, भारतीय सीमाओं के अंदर उपस्थित अथॉरिटीज़ के विरुद्ध रिट को इशू करना है, और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट भारत भूभाग के बाहर भी उन अथॉरिटीज़ के विरुद्ध रिट जारी करने में कैपेबल है जो इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करते हैं। इसके विपरीत जो हाई कोर्ट है उसका जुरिडिक्शन अपनी प्रादेशिक सीमाओं के अंदर ही सीमित होता है। हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट हेतु रिट तो इशू कर सकता है, किंतु उसके साथ ही अन्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भी रिट इशू कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट हेतु ही रिट इशू करता है। आप याद रखेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो बातें बताई गई हैं। अब पहली रिट की मैं शुरुआत कर रही हूँ, हैबियस कॉर्पस। द हैबियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, लेट हैव द बॉडी। इसका मतलब है कि शरीर सहित उपस्थित होना। इसका आप मतलब याद रखेंगे कि शरीर सहित उपस्थित होना। तो द टर्म हैबियस कॉर्पस मीन्स लेट अस हैव द बॉडी। इट इज़ द नेचर ऑफ एन ऑर्डर बाय ए कोर्ट कॉलिंग अपॉन ए पर्सन who has detained another to produce the letter before the court in order to let the court know on what ground he has been confined and set him free. If there is no legal justification for the detention, this writ is issued for the protection of maintaining
liberty of movement of a person who has been illegally detained by any person or authority. The application of habeas corpus can be made by any person on behalf of the detained person as well as by the detained person himself. देखिए बहुत सरल मीनिंग बंदी प्रतीक्षण हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है शरीर सहित। तो ये न्यायालय का कह सकते हैं कि बंदी बनाए व्यक्ति को उसकी प्रार्थना पर अपने सम्मुख उपस्थित करने का आदेश देता है और इस बात की भी जांच कर सकता है कि व्यक्ति को अगर कानून के विरुद्ध बंदी बनाया गया है तो उसे यदि व्यक्ति को कानून के विरुद्ध बंदी बनाया गया है तो न्यायालय तुरंत उसे रिहा करने का आदेश दे और सरकार बंदी को तुरंत रिहा कर देती है। ये न्यायालय का एक ऐसा आदेश है जो उस व्यक्ति के विरुद्ध पारित किया जाता है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध किया हो, डिटेन किया हो। फर्स्ट पर्सन निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष क्या करे, संदेह प्रस्तुत करे और स्पष्ट करे कि उसने किन आधारों पर उस व्यक्ति को निरुद्ध किया था और यदि इस बंदीकरण का कोई विधिक औचित्य ना हो तो उस व्यक्ति को स्वतंत्र कर दे। यह व्यक्ति विशेष की भ्रमण की स्वतंत्रता को संरक्षित करने हेतु एक ऐसा लेख है जो उस पर्सन या अथॉरिटी के विरुद्ध पारित किया जाता है जिसने किसी अन्य पर्सन को इलीगल तौर पर बंदी बनाया गया हो। तो बंदी प्रतीक्षण लेख हेतु हम प्रार्थना पत्र बंदी व्यक्ति भी दे सकता है या बंदी व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी दिया जा सकता है। तो आपको मैं उसके ऊपर बहुत लीडिंग केसेस भी डिस्कस करूंगी कि इसके ऊपर लीडिंग केसेस कौन से थे। एक केस आया था कानू सन्याल वर्सेस जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट 510। फिर से आप केस का नाम सुन लीजिए, कानू सन्याल वर्सेस जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट 510। इस केस में क्या हुआ था कि कानू सन्याल को एक नेता थे, नकल पंथी थे, नेता थे, उनका बिना परीक्षण विशाखापट्टनम जेल में बंद कर दिया गया। जो पिटिशनर थे कानू सन्याल, उन्होंने अपने निरोध की, डिटेंशन की वैधता को चुनौती देते हुए कोर्ट में चैलेंज किया। न्यायालय ने गिरफ्तार करने वाले जो ऑफिसर थे उनको डिटेन का कारण पूछा और नोटिस दिया और किंतु जेल में बंद व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने का आदेश नहीं दिया। पिटिशनर ने एक दलील दी कि निरुद्ध व्यक्ति को, डिटेन पर्सन को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना इस लेख का आवश्यक तत्व है क्योंकि न्यायालय पिटिशनर की सुनवाई तभी कर सकता है जबकि गिरफ्तार व्यक्ति जो है वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो। लेकिन न्यायालय ने निश्चित किया कि वादी व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि इस डिटेन व्यक्ति को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना आवश्यक नहीं है। देखिए, हैबियस कॉर्पस की याचिका यदि एक बार कोर्ट द्वारा रद्द कर दी गई हो तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि न्यायालय में उस रिट को दोबारा हम एप्लीकेशन नहीं दे सकते। हम याचिका जारी करने के लिए हम दोबारा भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो आपने इम्पॉर्टेंट केस को सुना कानू सन्याल का, आपने सारी चीज़ें सुनी। ये एक क्या कह सकते हैं, प्रोसीजर रिट है। इसका एक ऑब्जेक्ट होता है उस पर्सन को रिहा करना जिसका स्वतंत्रता पर विधि निरुद्ध अवरोध लगाया गया हो। तो समान एक नियम होता है कि रिट जो है हैबियस कॉर्पस की वही व्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है जिसके कानूनी अधिकार का ट्रेसपास किया हो, किंतु कुछ परिस्थितियों में इस रिट के लिए निरुद्ध व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति भी एप्लीकेशन दे सकता है जो उसका क्लोज रिलेशन में हो या वेलविशर हो। इसी तरीके का एक केस और हुआ था सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट 1535 में कहा गया कि इस रिट का प्रयोग गिरफ्तार व्यक्ति को केवल गिरफ्तारी से मुक्त कराने के लिए नहीं है वरन जेल में उसके विरुद्ध किए गए अमानवीय एवं क्रूर बर्तावों से प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए भी किया जाएगा। जहां कहीं भी अन्याय दिखाई पड़े, अनजस्टिस दिखाई पड़े, न्यायालय कोर्ट उसे दूर करने के लिए हैबियस कॉर्पस रिट जारी कर सकती है। तो आपने दोनों केसों के नाम सुने, सुनील बत्रा, दिल्ली प्रशासन, कानू सन्याल, और दोनों में ही आपने देखा कि किस तरीके से जस्टिस दिया गया। सेकेंड रिट में जो आपको डिस्कस करने जा रही हूँ वो है मैंडमस। तो सेकेंड रिट आप देखेंगे मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है परमादेश। तो चलिए, द टर्म मैंडमस मीन्स ए कमांड। आप क्या याद रखेंगे कि मैंडमस का मतलब क्या होता है? कमांड, आदेश देना। इट इज़ एन ऑर्डर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू एनी गवर्नमेंट कोर्ट, पब्लिक अथॉरिटी ऑफ ए पर्सन इन्वेस्टेड विथ पब्लिक ड्यूटी, commanding such government, court, public authority or person to perform some public duty in which the petitioner has sufficient legal interest. In other words, the writ is a judicial remedy which is in the form of an order from a superior court to any government
court or public authority to do or to forbear from doing some specific act which that body is obliged under law to do or refrain from doing, and which is the nature of a public duty. However, the duty sought to be performed must be of a public nature, and also it must be of an imperative nature and not of a discretionary nature. Further, the petitioner must have been made a demand for relief to the authority, and in case of its refusal by the authority, he has a right to apply for the writ of mandamus. However, the writ cannot be issued against the president and the governor to compel the performance of their duties. तो अब आपको मैं सेकेंड परमादेश बता रही हूँ, जिसका मतलब मैंने बताया था कि आदेश, कमांड, ये एक ऐसा आदेश है जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी राज्य सरकार को, किसी न्यायालय को, किसी अथॉरिटी को, किसी पर्सन को इस हेतु देती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट, कोर्ट, अथॉरिटी उस पर्सन को ड्यूटी का पालन करे जिस हेतु अभ्यर्थी समुचित विधिक हित रखता हो। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक ऐसा न्यायिक उपचार है जिसके द्वारा कोई उच्चतर न्यायालय किसी न्यायालय को, किसी राज्य सरकार को, किसी अथॉरिटी को कोई विशेष कार्य करने हेतु अथवा कार्य से विरत रहने हेतु आदेश देता है। मतलब कोई आप काम करेंगे या आप काम नहीं भी करेंगे, ये भी दोनों हो सकता है, किंतु ऐसे विधिक कर्तव्य को करने के लिए अथवा ना करने के लिए उस निकाय पर या कर्तव्य विधि द्वारा अधिरोपित होना चाहिए, किंतु ऐसे कर्तव्य को विवेकाधीन नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को पहले उस प्राधिकारी से उस अनुतोष को प्राप्त करने के लिए देखिए प्रार्थना करनी होगी, और प्राधिकारी ने, अथॉरिटी ने ऐसे रिलीफ को देने से इनकार कर दिया हो ताकि जो अभ्यर्थी है वो मैंडमस हेतु एप्लीकेशन कोर्ट के सामने प्रेजेंट प्रस्तुत कर सके। देखिए यह जो रिट है राष्ट्रपति और विभिन्न राज्यपालों के विरुद्ध उनके कर्तव्य के पालन हेतु पारित नहीं की जा सकती है। तो आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ ये रिट पारित नहीं की जाएगी। बहुत सरल सा अर्थ है कि इस लेख द्वारा हम किसी पर्सन या इंस्टीट्यूशन को अपनी ड्यूटी का पालन करने के लिए आज्ञा देते हैं। इसमें एक राइटर थे अमर नंदी जी, उन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई कानून एक सरकारी विभाग को किसी रेलवे लाइन के ऊपर पुल बनाने का आदेश दे। अब अगर वो विभाग ऐसा नहीं करता है तो हाई कोर्ट क्या कर सकती है, परमादेश द्वारा, मैंडमस द्वारा ऐसा करने का आदेश जारी कर सकती है। तो आपको मैंडमस का मतलब बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि मैंडमस का मतलब क्या होता है। फिर से कुछ और भी चीज़ें बता दूं, एक केस भी बता दूं कि निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जब हम मैंडमस रिट इश्यूज़ नहीं कर सकते। देखिए, अगर यदि संबंधित अधिकारी का कर्तव्य केवल उसके स्वविवेक या व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित हो तो मैंडमस रिट जारी नहीं की जाएगी। जैसे कि केस में हुआ था मध्य प्रदेश राज्य वर्सेस जीसी मडवारा, AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सरकार ने एक नियम बनाया था कि जिसके अंतर्गत उसे अपने जो सेवकों के लिए एक निश्चित दर से महंगाई भत्ता देने का विवेकाधिकार प्राप्त था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राज्य सरकार को अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य करने के लिए मैंडमस रिट जारी नहीं की जा सकती। निजी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के खिलाफ मैंडमस की रिट जारी नहीं की जा सकती है। व्यक्ति के मध्य कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज़ को फॉलो करने के लिए मैंडमस रिट जारी नहीं की जा सकती। केस भी आया था बिहार EGF कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्सेस सिपाही सिंह, AIR 1977 सुप्रीम कोर्ट 2149। तो आपने केस भी देखे जो ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप डायरेक्टली ध्यान रखेंगे कि मैंडमस का मैंने बताया कि किन स्थिति में मैंडमस जारी नहीं होगी, और मैंने ये भी बताया कि आपको कि अगर मैंडमस को आप एक लाइन में समझना चाहें तो यदि कोई प्राधिकारी अथॉरिटी अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करता है तो उसे मैंडमस द्वारा अथॉरिटी को ड्यूटी पूरा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो मैंने आपको वो सर्कमस्टांसेस भी इसमें बता दी कि जिनमें मैंडमस रिट जारी नहीं की जाएगी। तो तीसरी रिट मैं जो पढ़ूंगी वो है प्रोबेशन, प्रतिषेध। तो अब इस रिट को भी मैं आपको बता दूं कि ए रिट ऑफ प्रोबेशन कमांड्स द कोर्ट or tribunal to whom it is issued to refrain from doing something which it is about to do. In other words, this writ is issued by superior court to an inferior court to prevent it from assuming jurisdiction which it does not possess or exceeding jurisdiction. The writ lies both in case of excess of jurisdiction and in absence of jurisdiction. It is issued either before the trial or during the pendency of the trial. देखिए, प्रतिषेध का ये लेख एक ऐसा आदेश है जो किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा, अवर न्यायालय,
अथवा न्यायाधिकरण के विरुद्ध पारित किया जाता है कि ऐसा अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण उस कार्य से विरत रहे जिसे वह करने जा रहा है, मतलब जो वो काम करने जा रहा है उसे करने के लिए मना करते हैं। अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो ये लेख उच्चतर न्यायालय द्वारा निम्नतर न्यायालय के विरुद्ध पारित किया जाता है। उसकी सुपीरियर कोर्ट है, इन्फीरियर कोर्ट को क्या करती है, पास आउट करती है, ताकि इन्फीरियर कोर्ट उस जुरिडिक्शन का प्रयोग ना करे जो उसमें वेस्टेड नहीं है, अथवा अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाकर कार्य ना करे। ये रेट कह सकते हैं, लेख या रेट वहाँ भी पारित किया जाता है जहाँ इन्फीरियर कोर्ट अथवा न्यायाधिकरण अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य करते हैं, अथवा जहाँ अवर न्यायालय व न्यायाधिकरण क्षेत्राधिकार न रखते हुए भी कार्य करते हैं। यह लेख परीक्षण के पूर्व या परीक्षण के दौरान पारित किया जा सकता है। ट्रायल शुरू हो रहा है या फिर ट्रायल के दौरान भी क्या कर सकते हैं, इसको हम पास आउट कर सकते हैं। तो बहुत इजी शब्दों में मैं आपको जो बता रही हूँ, आप बहुत ध्यान रखेंगे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रोबेशन का मतलब क्या होता है। प्रोबेशन का मतलब अगर आपको एक लाइन में याद रखा हो तो मना करने से है। इस प्रकार का जो आज्ञा पत्र होता है, कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीन न्यायालय को किसी मुकदमे में कार्य स्थगित करने के लिए भी निकाला जाता है। इसका जो उद्देश्य होता है केवल इतना है कि जो अधीन न्यायालय है वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उसको रोका जाए कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वो कार्य नहीं करेगी। तो बहुत आसान शब्दों में आप याद रखेंगे इसका मतलब मना करने से है। और इसमें भी मैं आपको एक केस बता देती हूँ कि ईस्ट इंडिया कमर्शियल कंपनी, फिर से सुनेंगे, ईस्ट इंडिया कमर्शियल कंपनी वर्सेस कलेक्टर ऑफ कस्टम AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट 1893 के वाद में निश्चित किया गया कि प्रोबेशन रिट है अपने क्षेत्राधिकार की सीमाओं में काम करने के लिए जारी किया जाता है कि अपने सीमाओं में काम करें, सीमाओं से बाहर जाकर काम नहीं कर सकते। तो चलिए फोर्थ रिट आप देख रहे हैं, इट इज़ इन ऑर्डर। आप फोर्थ रिट भी बहुत इत्मीनान से आप समझेंगे और पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें मैं आपको वो बता रही हूँ जो उसमें नहीं लिखी है। इट इज़ एन ऑर्डर इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट टू एन इन्फीरियर कोर्ट टू रिमूव द प्रोसीडिंग फ्रॉम सच कोर्ट और फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द लीगलिटी ऑफ द प्रोसीडिंग। इट इज़ फाउंड दैट decision is bad, it is quashed. The writ of probation and sentio are of the same nature. The only difference being that the writ of probation is issued an earlier stage before the order is made and the writ of sentio is available at a later stage after the order has been passed. तो बहुत सिंपल सी बात बता रही हूँ कि उत्प्रेक्षण एक ऐसा लेख है जिसके द्वारा वरिष्ठ न्यायालय निम्नतर न्यायालय की कार्यवाहियों को उस दशा में निरस्त कर देता है जब सुपीरियर कोर्ट को ये आभास लगता है कि जो इन्फीरियर कोर्ट है उसका जो निर्णय है इनवैलिड है, अवैध है। दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में इतना अंतर है कि कह सकते हैं कि जो प्रोबेशन लेख है वो प्राइमरी स्टेज में पारित किया जाता है, अर्थात जो प्रतिषेध है लेख है उस समय पारित करवाया जाता है जब निम्न न्यायालय ने कोई आदेश ना पारित किया हो, और जो उत्प्रेक्षण लेख है कुछ बात की अवस्था में पारित करवाया जाता है, अर्थात जब इन्फीरियर कोर्ट कोई आदेश पारित कर चुका हो। तो दोनों में समानताएं भी बताई और दोनों में आपको मैंने बहुत अच्छे से डिफरेंस भी बताया। फिर से आप एक चीज़ देख लेंगे कि जो उत्प्रेक्षण लेख है द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अथवा अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले निकायों में चलने वाले मुकदमों को वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजने का आदेश दिया जाता है, जिससे कि क्या करें, वो निर्णय की जांच कर सकें, अगर दोषपूर्ण हो तो उन्हें रद्द किया जा सके। इस लेख को जारी करने का कह सकते हैं एक मौलिक सिद्धांत है कि इसे केवल अधीनस्थ न्यायालय के न्यायिक कार्यों की लीगलिटी पर निर्णय देना है। वरिष्ठ न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकायों के निर्णयों के विरुद्ध निम्नलिखित आधारों पर ये रिट इशू कर सकता है। कब वांट और एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन, क्षेत्राधिकार का अभाव है या अधिक है तब जारी करेगा। निर्णय में स्पष्ट वैधानिक गलती, लीगल मिस्टेक हो कोई जजमेंट में तो जारी कर सकता है। तो बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई, इसमें केस भी मैं बता दूं, हरि विष्णु कामत वर्सेस अहमद इश्तियाक। आप केस का नाम याद रखेंगे, हरि विष्णु कामत वर्सेस अहमद इश्तियाक, AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट 233 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भूल स्पष्ट वैधानिक भूल नहीं कही जाएगी जो स्वतः स्पष्ट ना हो जाए, जिसे सिद्ध करने के लिए जांच करनी पड़े। तो इस केस में भी कहा गया कि भाई वैधानिक भूल क्या है, तो इसका निर्धारण क्या करेगी, न्यायालय प्रत्येक वाद के तत्वों के आधार पर करेगी। तो इसीलिए इस केस में कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भूल स्पष्ट वैधानिक भूल नहीं कही जाएगी जो स्वतः स्पष्ट ना हो और जिसे सिद्ध करने के लिए हमें कोई जांच करनी पड़े। तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन, कंट्रावेंशन ऑफ रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस,
देखिए, उत्प्रेक्षण लेख प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन होने पर भी जारी किया जाएगा। अब प्राकृतिक न्याय के नेचुरल जस्टिस के 2 सिद्धांत कौन से हैं कि न्यायालय की निष्पक्षता, पक्षकारों को अपनी सफाई का समुचित अवसर, यदि इनमें से किसी एक का भी उल्लंघन होता है तो उत्प्रेक्षण लेख जारी किया जाता है। तो मैंने आपको बता भी दिया इसमें पूरा। नेक्स्ट है क्वो वारंटो, और ये भी अब आप देखेंगे अधिकार पुच्छा। By quo warranto proceeding, a person holding any independent substantive public officer is called upon to show by what authority he holds that office. The term quo warranto means what is your authority. The writ is issued to judicially control executive action in the matter of making appointment to public officer. The main object of the writ is to prevent a person to hold a office in wrongful manner. The writ call upon the holder of a public officer to show to the court under what authority he is holding the office in question. This writ lies in respect of a public officer and not a private officer. तो अब आपको मैं लास्ट बता रही हूँ कि अधिकार पुच्छा, तो इस शब्दावली का मतलब क्या है, आपका क्या अधिकार है, व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। क्वो वारंटो का मीनिंग क्या रखेंगे, आपका क्या अधिकार है, व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। तो इस लेख द्वारा न्यायालय किसी लोकपद धारण करने वाले व्यक्ति को ऑर्डर देती है कि बताए कि किस अधिकार से वह इस पद को, पोस्ट को धारण किए हैं। और यह लेख कार्यपालिका द्वारा लोक पदों पर अवैधानिक नियुक्तियों को रोकने हेतु न्यायिक नियंत्रण का कह सकते हैं एक अच्छा एग्जाम्पल है। इस रिट का एक ऑब्जेक्ट है किसी व्यक्ति को किसी लोक पद को गलत ढंग से हथियाने से रोकना है। इस रिट द्वारा किसी लोक पद को धारित किए व्यक्ति से यह प्रश्न किया जाता है कि किस अथॉरिटी से वह इस पोस्ट पर आसीन है। यह लेख केवल लोक पदों पर अवैधानिक व्यक्तियों के विषय में ही पारित किया जाता है। तो आपको बता दिया कि अधिकार पुच्छा का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद को गैर कानूनी तरीके से जबरदस्ती ले लेता है तो न्यायालय उसके विरुद्ध अधिकार पुच्छा का लेख जारी करती है कि वह पद को खाली कर दे। तो श्री अमर नंदी ने इस लेख को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण भी दिया था। मैं बता दूं कि मान लीजिए किसी सार्वजनिक पद पर किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होती है जिसकी आयु 70 वर्ष की है। अब यदि उस पद के संबंध में अवकाश ग्रहण करने की निर्धारित आयु 70 वर्ष से कम है तो उच्च न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार पुच्छा का लेख जारी करेगी और उस पद को खाली घोषित करा सकती है। तो आपने बहुत आराम से देखा कि मैंने आपको सारे स्टेटमेंट्स भी बताए और वो भी चीज़ें बताई जो इसमें नहीं लिखी हुई हैं। फिर से आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि क्या क्या चीज़ हुई। देखिए, यह एक विवेकी उपचार है, डिस्कशनरी रेमेडी है और प्रार्थी एक अधिकार के रूप में इसका दावा नहीं कर सकता है। न्यायालय प्रत्येक वाद में फैक्ट और सर्कमस्टांसेस के अनुसार ही रिट इशू कर सकती है और नहीं भी। उदाहरण के लिए, एक मामले में जहां एक व्यक्ति काफ़ी अरसे से एक पद धारण किया हुआ था और उसके विरुद्ध कोई कंप्लेन भी नहीं थी, तो न्यायालय ने रिट इशू करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसकी दृष्टि में लिटिगेशन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, मुकदमेबाजी को बढ़ावा नहीं देना होगा। केस का नाम था वो बैजनाथ वर्सेस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, AIR 1965, इलाहाबाद 151 का निर्णय था ये। तो आपने देख लिया कि मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई और आपने अच्छे से समझी। आपको बस ये करना है कि बहुत चीज़ों को इत्मीनान से समझना है और चीज़ों को फॉलो करना है। तो आपको मैंने एग्जाम्पल भी बताया। फिर मैं आपको कहूँगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ होती हैं तो नागरिकों को केवल मूल अधिकार ही प्रदान नहीं किए जाते बल्कि उनके प्रोटेक्शन की भी पूरी व्यवस्था की गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 32 से 35 तक प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिया गया है कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए उच्चतम न्यायालय की भी शरण ले सकता है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में इस राइट के इम्पोर्टेंट का उल्लेख इन शब्दों में किया था कि यदि मुझसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जिसके बिना संविधान वाइड हो जाएगा या शून्य पर्याय हो जाएगा, तो मैं अनुच्छेद 32 की ओर संकेत करूँगा। ये आर्टिकल संविधान का सोल और हार्ट दोनों है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अपने नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 उपचारों का प्रयोग करता है, जो मैंने आपको बताया। 5 उपचार कौन कौन से बताया मैंने? बंदी प्रतिक्षण का लेख, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस परमादेश, प्रतिषेध का लेख, उत्प्रेक्षण का लेख, अधिकार पुच्छा का लेख। तो सारी चीज़ें आपने पढ़ी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।